Welcome all of you in the YouTube channel of SVS Coaching Center. Friends, आज हम आप लोगों के साथ कॉमन ईयर्स पर डिस्कस करेंगे। बहुत से एग्जाम में कॉमन ईयर्स पूछे जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इसमें देखें, पहला क्वेश्चन है आपके सामने। इफ द प्रीवियस गवर्नमेंट had not been very much insensitive to the people's mandate, corrupt and anti-social elements and scams will not have appeared in such previous years. देखिए, क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है। अगर किसी वाक्य की शुरुआत या कहीं पे इफ आ जाए, अनलेस आ जाए, अनटिल आ जाए, इस तरह का कोई वर्ड लगा हो तो इसके साथ देखते हैं कि यदि इफ वाले क्लाज में या कंडीशनल क्लाज इसको बोला जाता है, इस क्लाज में यदि पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया गया है तो दूसरा जो क्लाज होगा उसमें वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाता है। तो यहां पे देखें, यहां पे हैड लगा है, आगे आपका बीन लगा है, बी का थर्ड फॉर्म बीन होता है, इससे पहले हैड है, इट मींस पास्ट परफेक्ट है। तो दूसरा जो क्लाज होगा उसमें वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा होगा। तो यहाँ पे विल के स्थान पे यहाँ पे would not have appeared in such previous years। कंडीशन सेंटेंस में कई रूल्स होते हैं। जब हम कंडीशन सेंटेंस पढ़ाएंगे तो उस टॉपिक के बारे में बताएंगे। यहाँ पे सिर्फ बता दे रहे हैं कि कैसे इनका यूज होता है। यदि कंडीशन सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो दूसरा जो क्लॉज होगा उसमें वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होगा, अर्थात सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा होगा। यदि कंडीशनल सेंटेंस पास्ट में है, मतलब वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो दूसरे क्लॉज में वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा होगा। यदि कंडीशनल सेंटेंस इमेजिनेटिव है, यदि वर्ब का प्रयोग किया गया है तो दूसरा जो क्लॉज है उस क्लॉज में वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही प्रयोग किया जाता है। यदि कंडीशनल क्लॉज में केवल हैड लगा है तब भी, मतलब वर्ब का सेकंड फॉर्म, बस एक चीज दिमाग में रखिए कि यदि कंडीशनल क्लॉज में वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो दूसरा जो क्लॉज होगा वह वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। यदि कंडीशनल क्लॉज में पास्ट परफेक्ट मतलब हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो दूसरा क्लॉज वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा जाता है। और यदि सिंपल प्रेजेंट में है तो दूसरा जो क्लॉज है वह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, अर्थात विल या शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, इस टॉपिक को बहुत ही क्लियर पढ़ाएंगे। हमारे कंडीशनल सेंटेंस का जो वीडियो आएगा उस पर मैं इसकी चर्चा करेंगे। यहाँ पे सिर्फ ये जान लें, क्योंकि इसमें कॉमन ईयर्स करवा रहे हैं, तो यहाँ पे कितने तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं उसको देखें। क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है। देखिए, कुछ तो ऐसे होते हैं कि देखते देखते आपको समझ जाना चाहिए कि इसमें एरर्स क्या हो सकता है। सेंटेंस की शुरुआत इफ से है। जो ही इफ से मैंने इसका शुरुआत देखा कि सेंटेंस में इफ आया हुआ है, मेरे दिमाग में तुरंत ही बन गया कि इसमें कहीं कहीं इसको इसके वर्ब को लेकर गलत हो सकता है, मिस्टेक हो सकता है। यहाँ देखें, हैड नॉट बीन पास्ट परफेक्ट है, यहाँ पे विल नॉट हैव लिखा गया है, जबकि यहाँ पे वुड नॉट हैव लिखा होना चाहिए। इसलिए विल के स्थान पे वुड का प्रयोग करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं। व्हाट डज ए पर्सन डू एज ए सोशल वर्कर शुड बी द सेम एज व्हाट ही डज एज एन इंडिविजुअल। यहां देखें, व्हाट डज ए पर्सन डू, यहां पे ध्यान दीजिए, इस वाक्य की शुरुआत व्हाट से है और इसमें दो क्लॉज है। मतलब जो कुछ भी एक व्यक्ति को करना चाहिए, एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में करना चाहिए, शुड बी द सेम एज व्हाट ही डज एज इंडिविजुअल, वो वैसा ही होना चाहिए जैसे जो वह इंडिविजुअल के रूप में करता है। तो यहां पे देखें, कहीं क्वेश्चन है ही नहीं, इंट्रोगेटिव सेंस है ही नहीं, फिर भी यहां पे सब्जेक्ट से पहले डज का प्रयोग किया गया है। ये आपका सब्जेक्ट है और इससे पहले डज का प्रयोग हुआ है। यदि सब्जेक्ट से पहले वर्ब का प्रयोग कर दिया जाए तो वह वाक्य इंट्रोगेटिव में हो जाता है,
वो असर्टिव नहीं होता है। और इस पूरे वाक्य को पढ़िए, आप देखिए कहीं इंट्रोगेटिव का सेंस नहीं है या अर्थात प्रश्न नहीं पूछा गया है। सबसे बड़ा आपको एक ट्रिक बता दें, अगर किसी वाक्य की शुरुआत व्हाट से किया गया है और उस वाक्य में दो क्लॉज आए हों, मतलब दो जगह वर्ब का प्रयोग किया गया है, यहां पे देखें डू आया है और आगे क्लॉज है, यहां देखें शुड भी है, यहां देखिए डबल वर्ब का प्रयोग किया गया है, आगे भी है, दो या दो से ज्यादा होना चाहिए, तो निश्चित रूप से वह असर्टिव सेंटेंस होता है। ज्यादातर केसेस में असर्टिव ही होता है। पढ़ के भी देख लेना चाहिए कि असर्टिव है कि इंट्रोगेटिव। यहां पे सेंस असर्टिव का रहा। असर्टिव का मतलब होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, तो इस नाते यहाँ पे डज का जो प्रयोग है इससे पहले ये गलत है, यहाँ पे डज का प्रयोग नहीं होगा और वाक्य असर्टिव है अर्थात सब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो सब्जेक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, जो एक व्यक्ति करता है एज ए सोशल वर्कर, उसकी हैबिट है अर्थात वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये पर्सन के साथ सिंगुलर वर्ब लगाना चाहिए अर्थात डू के स्थान पे आपका डज होगा। व्हाट ए पर्सन डज एज ए सोशल वर्कर शुड बी द सेम एज व्हाट ही डज एज एन इंडिविजुअल। इस तरह से क्वेश्चन आपका सही होगा, अर्थात यहाँ पे डज हटा देंगे। क्यों हटा देंगे? क्योंकि वाक्य इंट्रोगेटिव नहीं है। यदि इंट्रोगेटिव नहीं है तो हम सब्जेक्ट से पहले वर्ब को नहीं लाएंगे। नेक्स्ट आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 3 पे देखते हैं। द कमेटी रिकमेंडेड a heavy penalty to tax evaders so that people desist from such malpractices। यहां देखें, द कमेटी रिकमेंडेड ए हेवी पेनल्टी, कमेटी ने एक हेवी पेनल्टी रिकमेंड कर दिया टू टैक्स इवेडर्स, टैक्स की चोरी करने वाले को, ताकि पीपल डेसिस्ट फ्रॉम सच मैलप्रैक्टिसेस, ताकि लोग इस तरह की बुराइयों से दूर हो सकें। यहां पे देखें, सबसे अच्छी बात है यहां पे सो दैट का प्रयोग किया गया है। जैसे ही आप सो दैट देखें तो समझ जाना चाहिए कि आगे क्लॉज में अर्थात इससे सटा हुआ जो क्लॉज होगा उसमें मे या माइट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। चूंकि ये पास्ट है इसलिए यहां पे माइट का प्रयोग किया जाना चाहिए। यहां देखें, माइट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो यहां पे डेसिस्ट नहीं होगा, यहां पे माइट डेसिस्ट, मतलब कमेटी ने एक हेवी पेनल्टी टैक्स इवेडर्स को रिकमेंड कर दिया ताकि लोग मॉल प्रैक्टिसेस से, इस तरह की जो बुराइयां हैं इससे अपने आप को क्या कर सकें, दूर कर सकें। बहुत से लोगों का तर्क होता है कि डेसिस्ट का सेकंड फॉर्म कर दिया जाए, डेसिस्टेड कर दिया जाए। देखिए, सेकंड फॉर्म तब होता है जब वो घटना घटित हो जाती है। यहां पे सिर्फ रिकमेंड हुआ, अब इसका ये परिणाम होगा कि लोग उससे क्या हो जाएंगे, उस स्मॉल प्रैक्टिसेस से दूर हो जाएंगे, या ये घटना घटित नहीं हो रही है, ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि ऐसा होगा। तो इस नाते यहां पे माइट प्लस डेसिस्ट लिखा जाएगा अर्थात माइट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यहां पे सेकंड फॉर्म का प्रयोग नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे देखें। द डायरेक्टर ऑफ आवर कंपनी डज नॉट बिलीव दैट वी आर वेटिंग सिंसियरली एंड विद इंटरेस्ट फॉर ऑल दीज इयर्स। द डायरेक्टर ऑफ आवर कंपनी, हमारी कंपनी के जो डायरेक्टर हैं, डज नॉट बिलीव, विश्वास नहीं करते हैं कि वी आर वेटिंग सिंसियरली, कि हम निष्ठापूर्वक या विद इंटरेस्ट के साथ इन वर्षों से हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। यहां पे देखें, कभी भी यदि आपको लगे कि कोई काम किसी समय से चल रहा है, चलता आ रहा है, तो वहां पे चूंकि परफेक्टनेस और क्वांटिटी दोनों आता है, चूंकि वो काम कुछ देर से चलता हुआ आ रहा है इसलिए उसमें काम की पूर्णता भी दिखाई देती है, और वह चूंकि काम चल रहा है इसलिए क्वांटिटी भी है। यहाँ पे देखें, फॉर ऑल दीज इयर्स, मतलब इतने वर्षों से काम चल रहा है, अर्थात उस कार्य में कुछ परफेक्टनेस दिया गया है, अर्थात वहां पे परफेक्टनेस का भी सेंस होना चाहिए, जबकि यहाँ पे केवल कॉन्टिन्यूटी है, आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया गया है और उससे पहले बीवर के फॉर्म। अब परफेक्टनेस को कैसे लाएंगे, इस
परफेक्टनेस के लिए वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। इसका थर्ड फॉर्म आप देखें, इसका थर्ड फॉर्म बीन होता है और थर्ड फॉर्म से पहले हैव का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि प्रेजेंट का केस है इसलिए हैव का फर्स्ट फॉर्म हैव या हैज होगा। तो इस नाते यहाँ पे वी हैव बीन वेटिंग सिंसियरली एंड विद इंटरेस्ट फॉर ऑल द इयर्स, ये लिखा जाएगा। क्वेश्चन 5, द मैनेजमेंट विल बी टेकिंग ए डिसीजन about the training of the clerical staff early next month। देखिए early next month आया हुआ है तो ज्यादातर लोग ये सोचेंगे कि ये फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा है। फ्यूचर है भी, लेकिन कह रहा कि द मैनेजमेंट विल बी टेकन ए डिसीजन, मैनेजमेंट एक डिसीजन ले लिया है अबाउट द ट्रेनिंग ऑफ द क्लरिकल स्टाफ, क्लरिकल स्टाफ की ट्रेनिंग करने का अर्ली नेक्स्ट मंथ, अगले महीने के प्रारंभ में, शुरुआत में। लेकिन निर्णय वो इस समय लिया है। सेंस क्या है, निर्णय ले चुका होगा नहीं, निर्णय ले लिया है, अर्थात यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट बोलने से पहले यह काम हो गया है। डिसीजन लेने का काम बोलने से पहले हुआ है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज किया जाएगा। अर्थात वर्ब के थर्ड फॉर्म से पहले हैज और हैव का प्रयोग करेंगे। द मैनेजमेंट आपका सिंगुलर में है इसलिए हैज का प्रयोग किया जाएगा। द मैनेजमेंट हैज टेकन अ डिसीजन अबाउट द ट्रेनिंग ऑफ द क्लरिकल स्टाफ अर्ली नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, sugar sweetened drinks do not pose any particular health risk and do not a risk factor for obesity or health disease। ध्यान दीजिए, sugar sweetened drinks, ये आपका यहां देखें डू नॉट पोच, वर्ब डू लगा हुआ है, पोच कौन पोच करेगा, सुगर स्वीटेंड ड्रिंक्स, ये प्लूरल में है और यही कारण है कि ये प्लूरल वर्ब भी लगा हुआ है। एनी पर्टिकुलर रिस्क, हेल्थ रिस्क एंड डू नॉट आया है, उसके बाद कोई वर्ब नहीं लगा हुआ है। जैसे आई डू नॉट ए टीचर नहीं लिखा जाता, आई एम नॉट ए टीचर। He does not a doctor नहीं लिखा जाता, he is not a doctor, ऐसे लिखते हैं। यहां पे क्या है, देखिए इसके बाद कोई दूसरा वर्ब नहीं है, इसलिए यह नहीं होगा। इसको करेंगे क्या, यहां बी वर्ब के फॉर्म आएंगे और ये इसका सब्जेक्ट कौन है, किसके लिए कहा गया है, सुगर स्वीटेड ड्रिंक्स के लिए कहा गया है, तो प्लूरल में है और बी का प्लूरल होता है आर, इसलिए यहां पे हम आर का यूज करेंगे। अर्थात हो जाएगा sugar sweetened drinks do not pose any particular health risk and are not a risk factor for obesity or health disease। Next question number 7, the ministry was considered several proposals for the development of small and medium enterprises during budget discussion। The ministry was considered, यहां देखिए was considered लगा है, कहीं भी वर्ब के थर्ड फॉर्म से पहले बी वर्ब का कोई फॉर्म हो तो समझ जाइए कि वह वर्ब नॉन एक्टिव हो गया। मतलब नॉन एक्टिव सब्जेक्ट के साथ नॉन एक्टिव वर्ब का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट नॉन एक्टिव कब होता है, एक्टिव कब होता है, इसको जाने। यदि सब्जेक्ट कार्य को करता है, उस क्रिया को करता है तो वह एक्टिव कहलाता है, और यदि सब्जेक्ट क्रिया को ना करे तो वह नॉन एक्टिव कहलाता है। यहां पे कंसीडर के बाद सेवरल प्रपोजल्स दिया गया है, अर्थात ये कंसीडर जो एक्शन है वह सेवरल प्रपोजल्स पे किया जा रहा है, अर्थात इसके बाद इसका जो ऑब्जेक्ट है आया हुआ है, इट मींस इसका जो सब्जेक्ट है वह एक्टिव रोल में है। और अगर सब्जेक्ट एक्टिव है तो वर्ब भी एक्टिव में होना चाहिए, और जबकि यहाँ पे वर्ब के थर्ड फॉर्म पर बी वर्ब का फॉर्म है, अर्थात ये नॉन एक्टिव में है, तो इसको एक्टिव बनाना होगा, अर्थात यहां से वाज वर्ब को हटा देंगे। कौन सा टेंस होगा, क्योंकि आगे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ड्यूरिंग बजट सेशंस डिस्कशंस, तो यहाँ बजट डिस्कशंस के दौरान ऐसा हुआ, एक पास्ट टाइम में घटना घटित हुआ, इस नाते ये पास्ट नेफी टेंस से प्रयोग किया जाएगा, अर्थात वहां पे कंसीडर्ड लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, इफ द पुलिस वुड हैव अराइव्ड ऑन टाइम द राइट would not have occurred। देखिए यह वाक्य if से शुरू है, और अगर किसी वाक्य की शुरुआत if से हो
तो उस क्लॉज में विल, शैल और वुड का प्रयोग नहीं किया जाता है, जैसा कि इसमें देख रहे हैं वुड हैव लगा हुआ है, ये नहीं होगा। इरर्स आपका यहाँ पे। अब इस स्थान पे क्या लगाएंगे ये डिपेंड ऑन करता है दूसरे क्लॉज के ऊपर। यहाँ देखिए वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है। यदि कंडीशनल सेंटेंस की दूसरे क्लॉज में वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हो तो कंडीशनल क्लॉज पास्ट परफेक्ट टेंस में प्रयोग किया जाता है, अर्थात हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो वुड हैव के स्थान पे हम क्या लगाएंगे, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, अर्थात हैड अराइव्ड। देखिए पास्ट कंडीशनल है, इसमें पास्ट के बारे में सोचा जाता है, अर्थात यदि वह आया होता तो मैं उसे पढ़ाया होता। इफ ही हैड कम आई वुड हैव टॉट हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, इट इज टाइम वी शुड एक्सेप्ट all our people as equals and as partners in the task of building a strong and united nations। यहाँ ध्यान दें, it is time आया हुआ है, ध्यान दीजिए। it is time हो, it is peak time हो, it is high time हो, it is about time हो, it is good time हो, it is bad time हो, इस तरह का कोई भी अगर एक्सप्रेशन है तो उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पे शुड एक्सेप्ट दिया गया है, इसका प्रयोग नहीं होगा, ये सजेशन के केस में आता है। यहां पे वर्ब का सेकंड फॉर्म, मतलब एक्सेप्ट का सेकंड फॉर्म एक्सेप्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 10, द ड्राइवर ऑफ द कार इज साउंडिंग हर फॉर द लास्ट 10 मिनट्स बट नोबडी टेल्स हिम टू स्टॉप हिम। द ड्राइवर ऑफ द कार इज साउंडिंग हर for the last 10 minutes। यहां ध्यान दीजिए 10 मिनट से कार का ड्राइवर हॉर्न बजा रहा है, तो 10 मिनट से बजा रहा है, अर्थात कोई समय दिया गया है, उस समय से वह कार्य कंटिन्यू है, जारी है। अगर कोई एक्शन किसी समय से शुरू होकर प्रेजेंट टाइम में भी कंटिन्यू हो तो वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे केवल प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, आईएनजी फॉर्म है, उससे पहले बी के फॉर्म है। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग करना होगा, अर्थात इजेमार का थर्ड फॉर्म होगा बीन, और थर्ड फॉर्म से पहले हैजर का प्रयोग करना होगा। यहाँ ड्राइवर के अकॉर्डिंग आपको लगाना है, तो यहाँ पे आपका हैज आएगा। द ड्राइवर ऑफ द कार हैज बीन साउंडिंग हर फॉर द लास्ट 10 मिनट्स बट नोबडी टेल्स हिम टू स्टॉप। इस प्रकार हमने 10 क्वेश्चन करा दिए। फ्रेंड्स, मैं आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने का प्रयास करता हूं ताकि आपको पूरी तरह से इसके कॉन्सेप्ट समझ में आ सकें, और आगे भी मैं अन्य वीडियो बनाता रहूंगा और कॉमन रीडर्स को मैं करवाऊंगा, जो कि आपके लिए काफी बेनिफिशियल है। और फ्रेंड्स, यदि मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें, और अपने मित्रों को भी इसे अवश्य शेयर कर दें। धन्यवाद।